Delusion. It is a fixed belief of our society that is not able to change. एक ऐसी वास्तविकता जो भ्रम के इस प्रकार के माया जाल में आती है जो हमारी हर निर्णय लेने की क्षमता को डिसबैलेंस करती है। युद्ध के तीसरे दिन जब पांडवों ने एक समस्या का हल चाहा तो श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ वो भीष्म है और वो चाहते हैं कि तुम उनकी मुक्ति का कारण बनो, परंतु कैसे केशव? केशव कहते हैं कि शिखंडी ही वो एक मात्र उपाय है जो तुम्हारे और पितामह के मध्य में आकर के एक भ्रम जाल का प्रयोग करी, जिसके कारण वो स्त्री के ऊपर कभी बाण नहीं चला सकते, तत्पश्चात तभी तुम उन्हें मुक्ति दे सकते। भ्रम जाल, डिल्यूजन। आज के भारत में यह बीमारी पूर्ण रूप से फैल चुकी है, जहाँ पे हर तरीके से हमें इस बीमारी का लक्षण हमें देखने को मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें चारों तरफ सुसाइड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से लाइफ डिग्रेडिंग ऑफ एवरी भारतीय हमें दिखाई दे रहा है कि हर भारतीय की एज में कमी होती जा रही है। बट फॉर आज का भारत इतना दुर्बल क्यों? जब सन 1570 में आदताई अकबर ने लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया, तब मेवाड़ में हुक्म महाराणा प्रताप ही अकेले वो ऐसे शख्स रहे जिन्होंने अकबर के 1 लाख से ज्यादा फौज की सामना अपने कुछ मुट्ठी भर चंद सिपाहियों से की। मगर कैसे? इतनी शौर्यता, इतनी वीरता, इतनी प्रचंड ऊर्जा उनमें कहाँ से आए? आखिर कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? जब मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी लेगेसी को सम्राट बिंदुसार को हैंडओवर किया, तब अखंड भारत का साइज तकरीबन अफगानिस्तान से लेकर के आज के थाईलैंड तक था। मगर सम्राट बिंदुसार के हाथों में आते ही वो मगध कुछ आज के समय के देहरादून से लेकर बांग्लादेश तक सीमित रह गया और अराजकता हर तरफ फैल गई। तत्पश्चात पाटलिपुत्र में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। देश सम्राट अशोक, उन्होंने लगभग एशिया के 70% एरिया को जीत लिया और जो अराजकता, जो असाजकता और जितनी भी चीजें फैली हुई थी, उन्होंने संपूर्ण चीजों को ठीक किया एक और इतिहास ने अपना नाम दर्ज किया। लेकिन क्या ये इतना आसान रहा? क्या ये इतना सिंपल रहा? बट हाउ इज दिस पॉसिबल? इतनी प्रचंड ऊर्जा कहाँ से आई? हमारे आज के समय में हम जितने भी आसपास के जानते हैं, हमारे टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, सभी यही कहते हैं, डिप्रेशन मत लेना, टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना, अरे नर्वस नहीं होना। अरे लेकिन नहीं होना तो ठीक है, मगर कैसे नहीं होना? क्या आप सभी ने उस प्रोसेस को जाना है? क्या किसी ने इस प्रोसेस के बारे में बताया? क्या इस दुनिया में हर एक काम बिना किसी वर्क मैकेनिज्म के नहीं चलता? हर एक काम के पीछे उसका एक वर्क मैकेनिज्म होता है, चाहे वो नासा का स्पेस शटल का लॉन्च होना हो, इसरो के सैटेलाइट लॉन्च होना हो, या फिर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स को, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करना हो। हर काम के पीछे एक वर्क मैकेनिज्म होता है। बिना रीजन के कोई भी काम नहीं होता है। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि हम अपनी व्याकुलता, अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन और टेंशन से ऐसे ही निकल आए बाहर? उन चीज़ों के पीछे भी कोई ना कोई एक कार्य प्रणाली जरूर होती है जिसे हम नहीं जानते हैं। जो भी व्यक्ति इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, आप हो या मैं, जितने भी हैं, उनके किसी न किसी सर पे जिम्मेदारी अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने जॉब्स की, अपने ड्रीम्स की, हर तरीके से लेकर के उनके कंधे पे बोझ होते हैं। और वो तब और ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स में चले जाते हैं जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें आकर के सिर्फ ये कहता है कि तुम ये जो सब निकलने का प्रयास कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, डिल्यूजन है। तब हमारे विचार स्तर को और भी ज़्यादा चोट पहुंचता है, जहां पर हम किसी भी कारणवश इन बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, पर कुछ भी ऐसे लोग आकर के हमारे जीवन में एक ऐसे विचार डाल देते हैं जिन विचारों की चोट ऐसी होती है जिससे हमारा पूरा वातावरण, हमारे अंदर का एटमॉस्फेयर पूर्ण रूप से हिल जाता है, जिसके लोगों के बारे में हम जानते नहीं। परंतु ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की कोई चिंता नहीं होती। उनके बाप दादाओं के पास बहुत सारे ज़मीन और गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट बिजनेस, ये सब
बहुत होती, इसीलिए उनका कहना आसान होता है। और वो लोग ऐसे भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें एक रोटी की कीमत नहीं पता, उन्हें अपने समय की कीमत नहीं पता, क्योंकि उनको सब कुछ पहले से ही विरासत में मिल चुका है। वेलकम टू दिस डॉक्यूमेंट्री। माय नेम इज रवि कुमार और मेरी एज है 23 ईयर्स ओल्ड और मैं आज से आपको 12 साल पहले लेके जाना चाहता हूँ। इन 2013 समथिंग हैपेंड टू माई लाइफ, जिसकी वजह से वो सेल्फ ट्रॉमा और वो सारी प्रॉब्लम्स जो डिल्यूजन, प्रतिपल भय, भयावह भय, नाइटमेयर, उन सभी का जन्म होता है और एक कारण भी बनते हैं जिनके कारण वर्ष मैं उन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाता हूँ अपने जीवन में, और अपनी पढ़ाई को चाहते हुए भी उन चीज़ों को मैं कर नहीं पाया। क्लास 9 में मैंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो अमूमन तौर पर मैक्सिमम बच्चे ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं, खासकर मिडिल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं साइंस में कुछ बड़ा करूँगा और अपनी पढ़ाई भारत में ना करने के बजाय यूएसए से करूँगा, बिकॉज ऑफ दिस रियल एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। और मेरा डिसीजन एक किस मोड़ पे लेके गया मुझे भी नहीं पता। क्लास 10th, beginning of my science life, also beginning of my that illusional and delusional life, जहाँ पे भ्रम के ऐसे ऐसे माया जाल आकर के मुझे पछाड़ते और मैं फिर खड़ा होता, फिर पछाड़ते और मैं फिर खड़ा होता, ऐसा निरंतर तकरीबन 7 से 8 सालों तक चलता रहा। अननोइंगली क्लास 10 पे मुझे एक फ्रेंड मिला, जिस फ्रेंड जो कि मेरी तरह सोचता था, मेरी तरह उसका साइंस में थॉट्स था, मेरी तरह ही वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स से वो भी प्यार करता था। और हमने एक एक्सपेरिमेंट को करने का सोचा, द एक्सप्लोरर रॉकेट लॉन्च एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट था, और तो वो एक्सपेरिमेंट एक फेल एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि हमने एक छोटा सा स्मॉल रॉकेट लॉन्च जब किया, क्योंकि द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रॉकेट लॉन्च ऑफ एक्सप्लोरर, इसने हमारे भीतर वो प्रचंड ऊर्जा, वो उत्साह को जन्म दिया, जिसके कारण हमने और ज़्यादा डेप्थ में साइंस को पढ़ना चाहा, समझना चाहा कि आखिरकार हमारा एक्सपेरिमेंट फेल कैसे हुआ। क्या कोई एरोडायनामिक प्रॉब्लम था, क्या कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस में प्रॉब्लम थी, क्या कोई केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, कहाँ पे हमारा फ्यूल सिस्टम, हमारा इंजन सिस्टम, कहाँ पे किस चीज़ की गड़बड़ थी। इस प्रकार के साइंटिफिक थॉट्स ने और बहुत सारे ऐसे विचार जो उत्सुकता के परम सीमा पर था, जिसने हमें पढ़ाई करने को मजबूर किया। 11th-12th में हमने साइंस की, लेकिन साथ में आ रही थी पीछे से वो शत्रु जिसका मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था, और वो शत्रु था पॉर्न और मास्टरबेशन। लिटरली पॉर्न एंड मास्टरबेशन आज के समय में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जहाँ पे अगर आप इसे कंजम्पशन रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कंजम्पशन किस प्रकार से करते हो। अगर इसका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में इस्तेमाल करते हो, द स्पेशल टर्म्स विच इज सीन टूवर्ड्स, आपको दिख रहा होगा ये टर्म्स, मैं इसे बोल नहीं सकता। और इतने में अगर ये टर्म्स आपके 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी में जा कर के इस प्रकार से एम्बेडमेंट करती है, जहाँ पे आपके हर एक पॉइंट पे डिसाइसिव थॉट्स को ये चेंज करती है। 11th क्लास में धीरे धीरे ये पॉर्न और मास्टरबेशन और पीछे से आती हुई वो सारी शत्रु दोनों सब मिल करके एक केओस खड़ा करती है, और इसमें मुझे एक और चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और वो था ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाज द ओनली नीड। क्लास 10th में जब मैं अपने आप को जब भी देखता था, तो एक फिजिकल अपीयरेंस की हमेशा से अंदर से एक नीड थी कि मुझे भी एक फिजिकल गुड लुकिंग और गुड पर्सनालिटी के साथ मुझे भी एक जिसकी कोई अपोजिट जेंडर फ्रेंड हो, और उसे भी इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी एक पूर्ण रूप से उसे है। तो मैंने एक 5 months का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान किया, जिसमें मैं पूरी तरीके से फिजिकली चेंज हो जाता हूँ, जहाँ मैं फिजिकली पहले से अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगने लगता हूँ। और उसके बाद शुरू होती है टेस्टोस्टेरोन पीक पर जाने की कहानी, जहाँ पे कभी भी जीवन ने किसी भी अपोजिट जेंडर ने हाय हेलो तक नहीं किया, मुझसे दूर ही भागा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो मेरे पास आने लगी और दूसरी और समथिंग यू नो व्हाट आई मीन। सो उन सब चीज़ों को साथ वो कुछ ज़्यादा ही होने लगा। लेकिन 11th क्लास एक ऐसा समय होता है जिस समय आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के समंदर में होते हो, लेकिन अगर किसी बवंडर, और वो कौन सा सुनामी जो कि
वो वही होता है जो मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर उन चीज़ों में अगर आप फंसते हो तो माया आपको इस प्रकार से डुबोती है जहाँ पे आप फिर से दोबारा खड़े आने में सक्षम नहीं होते हो। तो बहुत सारी ऐसी अपोजिट जेंडर अट्रैक्शंस हुई और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही, और अमेरिका जाने का थॉट, वहाँ पे स्टडी करने का थॉट किसी कोने में जाकर के दुबक गया। फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स थे वो धीरे धीरे डिले होते गए, पोस्टपोन होते गए। जितने भी क्वेश्चंस होते गए वो मैं करता नहीं, अपने डीबीपी सीट्स को सॉल्व नहीं करता, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर, इंस्टीट्यूट मैं डेली जा नहीं रहा, और इस प्रकार से एक लैगिंग बनते गए जहाँ से मुझे अंदर से ये लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। और इन विचारों ने उस चीज को ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे ले गए और मुझे उन प्रैक्टिकल अवस्थाओं इफेक्ट के साथ मिल करके एक ऐसी रियलिटी मेरे सामने पेश की जहाँ पे लगातार मैं हर टेस्ट में फेल होता गया, और जितने टेस्ट में मैं फेल होता गया मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहा बट हो नहीं पाया। मेंटली इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुका था क्लास 11th और क्लास 12th के कमिंग में, जिसमें मैं पूर्ण रूप से असहमत था। क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम्स आया और उस बोर्ड के एग्ज़ाम में मैंने केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाया और मैं फेल हो गया। ऑल्दो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 60 परसेंटाइल स्कोर की, बट वो एक सही स्कोर नहीं था। फेल होने के बाद मुझे अंदर से ये तो था बिलीव कि मैं पास हो जाऊंगा, और उसके लिए मैंने मेहनत भी शुरू की, बट साथ में अभी तक आ रही थी वही पॉर्न मास्टरबेशन और उन सारी बीमारियों का एक कमिंग ऑफ, जिसे मैं कह सकता हूँ कौरव और दुर्योधन अपनी सेना लेकर के आ रहे और मुझे परास्त करने। भयावह दुख और एक अकल्पनीय दर्द पीड़ा का तब शुरुआत होती है जब मैं कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो जाता हूँ और मेरे जेईई में भी और ज़्यादा कम परसेंटाइल आते हैं, जहाँ पे मुझे इस प्रकार का कोई सुदबुद नहीं होता है कि मैं आगे क्या करूँ। नेक्स्ट ईयर आता है जहाँ पे मैं जेईई मेंस के 3 अटेम्प्ट देता हूँ। इस 3 अटेम्प्ट में मैं थर्ड अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल आता हूँ। वहीं पे मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम जहाँ पे सब खत्म हो जाता है, तब बोर्ड मेरा कंपार्टमेंट का सेकंड एग्ज़ाम काउंसलिंग ऑफ जेईई मेंस के बाद होता है, जहाँ पे मुझे जेईई एडवांस देने का मौका तो था, बट अंदर से लग रहा था कि मैं केमिस्ट्री में पास आउट नहीं हुआ तो जेईई एडवांस देने का क्या फ़ायदा। बट न चाहते हुए मुझे काउंसिल से बाहर होना पड़ता है, क्योंकि मैंने काउंसलिंग में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ माई केमिस्ट्री बोर्ड रिजल्ट। मेरे सारे एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद मेरा केमिस्ट्री बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होता है और प्रोसेस ऑफ जेईई जब सब खत्म हो जाती है तब उसका रिजल्ट आता है। तो अब मेरे पास एक अंतिम ऑप्शन बचता है जहाँ पर मैं अपने जेईई को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। बट शुरुआत होती है यहाँ। नेक्स्ट ईयर वॉज माई ओनली द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे मैं जेईई दे सकता था और एडमिशन ले सकता था। ऑल्दो मुझे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ने का बहुत शौक था, बट मैंने अपने डिसीजन को डिसाइसिवली ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और मैं यूँ कह सकता हूँ कि ब्रह्म के उस जाल ने मेरे हर डिसीजन को मोड़ा, और जिसके कारण वर्ष में 2022 में जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसे भी मैंने बर्बाद किया, जहाँ पे मेरे जेईई में स्कोर रहे 85 परसेंटाइल और जेईई एडवांस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। 11 सितंबर 2022 से लेकर के 26 जून 2025 तक, इन 3 सालों में और भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि उस भ्रम ने, उस माया ने, उस डिल्यूजन ने, उस इल्यूजन ने, प्रतिपल भय ने और बहुत सारे ऐसे बिलियंस ऑफ कौरव, बिलियंस ऑफ दुर्योधन ने मेरे अंतःकरण के सातों लेयर को हिलाया और पूरी तरीके से एक ऐसे धुन में ले जाके छोड़ दिया जिसे आज की भाषा में कहें कि जिसका कॉन्शियस लेवल 100 से भी नीचे का स्तर पे रहता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रतिपल भय में रहता है। प्रेमानंद महाराज जी की अकॉर्डिंगली उसके शरीर से ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। मगर ऐसा कैसे हुआ? क्या हुआ? बुरी आदतें और जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म के अकॉर्डिंगली हमें मिलती है। हमारे शरीर के 7 लेयर्स होते हैं, जिनमें बॉडी के 7 लेयर, पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा
मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा हेड एंड बॉडी पार्ट 1, 7 हेड एंड बॉडी पार्ट 2। इन 7 लेयर के शरीर के साथ एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और अगर इन 7 लेयर में अगर वो मैं जा कर के जम चुका है तो उनसे इंसान चाह कर के भी बाहर नहीं आ पाता। उनके लिए कुछ विधियां होती हैं, उनके लिए कुछ चीजें होती हैं जिससे आप बाहर आ सकते हैं। 2022 में मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था जहां पे मैं 85 परसेंटाइल के साथ किसी भी टॉप 40 NIT, GFTI, IIIT से मुझे कोई भी ब्रांच मिलता तो मैं उससे अपना बीटेक कंप्लीट कर लेता। बट मैंने डिसीजन नहीं लिया और मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से अपना BSc कंप्लीट करूंगा। बट ऑल्दो इट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इस डिसीजन के साथ ही मैंने एक्सेस कर लिया था वो दुख जो हर साल लाखों लोग, अनएम्प्लॉयमेंट लोग फेस करते हैं। मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा क्योंकि इस दुख के साथ जीना कोई साधारण बात नहीं है। एक अकल्पनीय दुख जहाँ पे आप उन चीज़ों को फेस करते हो जहाँ से आप निकलना चाहते हैं मगर आप निकल नहीं। Being admission in the Patliputra University was also a biggest fear of reason, क्योंकि आज का बिहार में एजुकेशन पूर्ण रूप से एक डेड बन चुका है, जहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा सड़ चुका है जहाँ पे आपको ही नहीं पता कि आप कितने नंबर्स से पास हो गए या फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स आप नंबर ऑफ पेजेस भरने से मिलते हैं। आपके नॉलेज का यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि 30 सालों के इस समय में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ का फेस किया। गवर्नमेंट जॉब्स की रियलिटी मैंने देखा और मुझे फर्दर क्या चीज़ें नहीं करनी थी मैंने वो भी देखी। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी समझा जिसमें मैं इन संपूर्ण माया जालों से मैं बाहर आ सकता था। When I failed twice in chemistry compartment exam, I think it was 2020, October 2020. So a Guruji named as Gita Online, he was showing this, came in my life. और वहाँ से मैंने अपने अध्यात्म, अपनी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत की। Since 2020 to 2025, it means 5 years, 5 साल हो गए और मैं आज भी उनके उस ध्यान को कंटिन्यू रूप से नहीं कर पाता है। आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मैं हूँ, जो एक डिसकंटिन्यूड चीज़ों में तो चीज़ें यही पे सिंबल होती है कि जीवन इतना ज़्यादा आसान नहीं है। कई सदियाँ लगती हैं, कई जन्म लग जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा डम कैसे हो सकता है। हाउ ही हैव नॉट बी चूजन NITs इवन इफ ही गॉट इट। तो क्या कर सकते हैं, मुझे पढ़ने का शौक था फिजिक्स इंजीनियरिंग, और वो भी टॉप कॉलेजेस से, जहाँ पे मेरी शुरू से ही थॉट्स थे कि मैं यहाँ से पढ़ाई नहीं करूँगा। चाहता तो मैं उस समय भी कर सकता था, बट मैंने ऐसा इसीलिए भी नहीं किया क्योंकि मैं अपने दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स को देखना चाहता था। वट आई एम नोइंग नाउ, वट वॉज द प्रोसेस ऑफ अध्यात्म फ्रॉम 2020 टू टिल नाउ, बट रैदरली आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम 2018। जब मैं 11th क्लास में गया और उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, इस प्रकार के ब्रह्म जाल बार बार आके परेशान करते, उनसे निकलने का विधि मैं जब खोज रहा था तभी मैं स्पिरिचुअलिटी के ही सेक्शन में गया। At that, then I will show a complete process of documenting effect at least 80% of human beings पे वो वर्क करेंगे ही करेंगे। See you in next documentary. थैंक यू सो मच। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम अपने माइंड को सबसे पहले काम करते हैं, कूल करते हैं और सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाउ एवरीबॉडी क्लोज योर आइज, जस्ट पे अटेंशन ऑन माय वॉइस। आप सभी आंखें बंद कर लें और मेरी वॉइस को पूर्ण रूप से ध्यान से सुने। पूरा ध्यान नाक के द्वारों पर ले जाए, पूरा ध्यान नाक के द्वार पर अपनी सांसों की आवागमन स्थिति को नोटिस करें। किस नाक से श्वास अंदर जा रही, किस नाक से श्वास बाहर आ रही। श्वास से पूर्ण ध्यान इस समय विचार परेशान करें, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना।
जब पे ध्यान भटके फिर से सांस पे ले आओ। सांसों का मन और मन का सांसों पर अटकाई होगा। फिर अपनी सांसों को देखते रहे। ध्यान पूरा दिया सांस सांस जो पे ध्यान बढ़ गई सरिस्ता बोलो। फिर से सांसों पे नाक के द्वार पे लगा। सांस अंदर जाए सांस बाहर। थैंक यू आप सभी ने इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप सभी इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करें अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स और सभी जिनके साथ आप अवेयर हो। थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, बिकॉज आई नीड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं फर्दर मैं डॉक्यूमेंट्रीज में लाना चाहता हूँ और आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो एक पॉजिटिव थिंग है जहाँ पे अच्छी चीज़ें शेयर की जाएंगी, जीवन के नए नए आयामों को टच किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। वंदे मातरम।